Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to Ambedi Arya Model School, Class 10th Economic Chapter 2, Sectors of Economic Activities. Today read about of topic कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स यानी जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम जो सेक्टर्स को कंपेयर जो हमने सेक्टर पढ़े थे तीन कंट्री के अंदर होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, उसको हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे किस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन से सेक्टर में कित सबसे ज़्यादा सर्विस और गुड्स प्रोवाइड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट और कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसका होता है और कैसे होता है, वो हम देखेंगे तीनों को कंपेयर करके। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services। आपने देखा तीनों ही जो सेक्टर्स हैं उसमें एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, यानी सामान और सेवाएं। The three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and service, और employment भी तीनों sectors में लगा हुआ है। The next step therefore is to see how much goods and service are produced and how many people work in each sector। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर कितने कौन से वाले सेक्टर में कितने ज़्यादा लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं और किसका कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा है इकोनॉमिक में। इन एन इकोनॉमिक देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हो सकता है एक सेक्टर या एक से ज़्यादा सेक्टर, एक या दो सेक्टर का कंट्रीब्यूट कंट्री में इकोनॉमिक में डोमिनेट उसका ज़्यादा हो, वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिव स्मॉल इन साइज़, और हो सकता है दूसरे सेक्टर का थोड़ा सा कम हो, तो वो हम देखेंगे। How do we count the various good and services and know that total production in each sector? हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे काउंट करते हैं अलग अलग जो गुड्स है वेरियस सेक्टर का, और सर्विसेज हम कैसे देखते हैं गुड्स और सर्विसेज को, और टोटल प्रोडक्शन सेक्टर का कैसे निकालते हैं। विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, क्योंकि आप देखते हो हर सेक्टर में थाउजेंड से मोर देन थाउजेंड्स प्रोडक्ट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। यू माइट थिंक दिस इज़ इम्पॉसिबल टास्क, आप सोच रहे होगे ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कैसे पता चलेगा। Not only would be the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture if wouldn't make sense। अब इस आप सोच रहे होगे कि हम कैसे एडअप करेंगे इसके वैल्यू को, इसके प्राइस को, लाइक हमारे कंट्री में कार्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, नेल्स हो गई, फर्नीचर ले गई से लेकर, यानी रॉ मटेरियल से लेकर एक छोटी चीज़ से लेकर एक बहुत बड़े लेवल तक सामान बनाया जाता है, जैसे नेल्स टू कार, और आप एग्जांपल में ले सकते हैं वीट से लेकर फ्लोर यानी गेहूं से लेके आटा, जो गेहूं है, तो हर चीज़ इंडिया में प्रोड्यूस होती है कंट्री में। यू आर राइट इन थिंकिंग सो, आप सही सोच रहे हैं। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम economists suggest that the values of good and service should be used rather than adding up the actual numbers। तो जो इकोनॉमिक्स्ट हैं वो कहते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं वो कहते हैं कि हमें फाइनल वैल्यू ऐड करनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी के कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जांपल, जैसे कि मानो आप वीट हमारा 10,000 kg हमने सोल्ड करा एट 8 पर kg पे, एंड उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 80,000। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट ₹10 पर कोकोनट विल ₹50,000। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू बोली है कि भाई 5,000 कोकोनट को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो इसकी वैल्यू आ गई 50,000। वहाँ गेहूँ कितने का है 80,000, और यहाँ पे जो कोकोनट है उसका कितना बोला है 50,000, और इनकी जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी क्या है, वहाँ पर क्वांटिटी 10,000 kg है और यहाँ पे 5,000 कोकोनट है, तो यहाँ पे अलग अलग हैं। सिमिलरिटी यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द थ्री सेक्टर आर कैलकुलेट एंड देन एड अप। दैट मीन्स यहाँ पे जो कैलकुलेट होगी वो 80,000 और 50,000 को ऐड करेंगे, ना कि हम उसकी नंबर ऑफ़ को ऐड करेंगे। लाइक जो 10,000 है या 5,000 है उसे हम ऐडअप नहीं करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी से पता नहीं चलता है कि किसका ज़्यादा है। जैसे कि देखो क्वांटिटी में तो हम अगर देखें जो 5,000 है यहाँ पे,
इसका कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे देखें तो 10,000 का कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो उसका हमें लगेगा कि देखने में तो हमें ऐसे लग रहा है कि कॉइन नंबर से हमें नहीं पता चलेगा कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, लेकिन हम फाइनल वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा प्रॉफिट है और किसका नहीं है। तो हम इसीलिए फाइनल वैल्यू को ऐड करते हैं, ना कि नंबर्स ऑफ क्वांटिटी को। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है, नॉट एवरी गुड, सभी गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। एंड द प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड एंड सर्विसेज। दैट मीन हम फाइनल वैल्यू को ही ऐड करते हैं। जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ से लेकर बिस्किट बनने तक का जो प्रोसेस है, तो हम सिर्फ बिस्किट के पैकेट पे जो मार्जिन लिखा होता है, जो कंज्यूमर पे करता है, उसे फाइनल गुड के प्राइस कहते हैं, उसी को इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी कंट्री के अंदर निकालने के लिए। और उसके जो बीच के जो मार्जिन होता है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, इंटरमीडिएट जो होता है। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, एक फार्मर है, वो गेहूं सेल कर रहा है और फ्लोर मिल को 8 पर केजी का, मिल ग्राइंड जो वीट एंड सेल कर देता है फ्लोर आटा बना के बिस्किट वाली कंपनी को 10 रुपीज़ में। द बिस्कुट कंपनी अब इस आटे को यूज़ करती है और उसमें शुगर और ऑयल ऐड कर देती है और 4 बिस्किट पैकेट्स बनाती है बिस्किट्स के, और वो सेल कर देती है मार्केट में कंज्यूमर को 60 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर पैकेट का 50 रुपीज़ पड़ा। बिस्किट आर द फाइनल गुड दैट रीच द कंज्यूमर्स, दैट मीन जो फाइनल वैल्यू जो कंज्यूमर के पास पहुँच रही है उसी को हम ऐड करते हैं। क्योंकि अगर हम सारा मार्जिन ऐड करेंगे गेहूं का और बिस्किट का जो मील वाला है, या फिर हम इन सब का अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें उससे ये नहीं पता चल रहा किसने किसको पे करा, और देखने में आ रहा है कि सबको प्रॉफिट हो रहा है, कि जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फार्मर है उसको मिल अपनी कॉस्ट वगैरह निकाल के मिल फार्मर वाले को पे करेगा, और जो उसके बाद है कंपनी को फिर जो कंज्यूमर है वो पे करेगा। तो आपस में इसमें पे भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है सारा प्रॉफिट में ही होता है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड, तो हम फाइनल ही क्यों ऐड करते हैं, यही क्वेश्चन है। कंट्रास्ट टू फाइनल गुड एंड गुड सच एज अ वीट एंड वीट फ्लोर इन द एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा गेहूँ का, यहाँ पे गेहूँ क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। और इंटरमीडिएट जो गुड है यानी मध्यस्थ वस्तुएं आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट जो गुड्स होता है उसी से फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर द यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स। इसका मतलब ये है हम क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फाइनल गुड के अंदर ही जितनी भी सारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जो वैल्यू ऑलरेडी ऐडअप हो जाती है, इसलिए हम उसे दोबारा ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है डबल निकल जाता है मार्जिन उसका। तो ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो वैल्यू ऑफ आटे की हो गई, या फिर सिमिलर हम कहें सिमिलर वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूड, यानी फाइनल वैल्यू में जो कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है उसके अंदर सभी वैल्यू पहले से ही ऐड हो चुकी होती है उसको बनने में, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी कॉस्ट निकली है उसके अंदर ऐड है, इसीलिए उसी को ऐड किया जाता है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same things a number of times, first as wheat, then is flour and finally as biscuit। यानी अगर हम स्टार्टिंग में किसी वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो वो ऐड होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी और हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं पता चलेगा। जैसे कि वीट की भी अगर ऐड कर ली, फ्लोर की भी ऐड कर ली और बिस्किट की भी ऐड कर ली, तो हमें ऐसा लगेगा कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, और ऐसा जबकि नहीं है। तो इसीलिए हम सिर्फ बिस्किट की वैल्यू को ऐड करेंगे जो कि एक फाइनल वैल्यू है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide the total productions of the sector for the year। इसे कहते हैं स्टूडेंट, पूरा जो हमने पढ़ा है वो कंक्लूजन है कि जीडीपी क्या होता है, और यानी वो निकालते कैसे, यानी एक साल के अंदर होने वाला जो प्रोडक्ट उत्पादन है या सेवाएं हैं और जो अंतिम उनका मूल्य होता है उसको हम ऐड ऑन करते हैं, एडअप करते हैं सेक्टर्स का, तीनों सेक्टर में होने वाले उत्पादन
को हम क्या करते हैं, उनके मूल्य को, अंतिम वस्तुओं की मूल्यों को ऐड करते हैं। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर व्हाट इज़ कॉल्ड दैट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसे हम जीडीपी कहते हैं। यानी हमारी कंट्री में इतना उत्पादन हुआ। और इकोनॉमिक हमें एक्चुअली पता चल जाती है किस सेक्टर का कितना प्रोडक्शन है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, यानी किसी भी साल में विद इन अ कंट्री समझने वाली बात है। विद इन अ कंट्री मतलब है स्टूडेंट जैसे कि कंट्री के अंदर, चाहे बाहर की कंट्री की कंपनी क्यों ना हो, मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे वो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉयमेंट दे ही रही हैं, उनका कुछ ना कुछ तो रोल है इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने में, तो हम उसको भी ऐड करते हैं। और यानी हमारी कंट्री में होने वाला प्रोडक्शन। लेकिन जैसे कि हम सोचें बाहर कोई जॉब कर रहा है और वहाँ से वो सैलरी भेज रहा है अपनी फैमिली को, तो उसको ऐड ऑन नहीं करते क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन में कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक में हम सिर्फ उसी चीज़ को ऐड करते हैं कंट्री के अंदर जीडीपी निकालने में, यानी एक साल के अंदर कंट्री में जितना भी उत्पादन हुआ है सेवाओं का और वस्तुओं का, तो उसके अंतिम मूल्य को हम प्लस करते हैं, कुल हमें पता चल जाता है और इस तरीके से हम निकालते हैं जीडीपी। और इससे पता चल जाता है इकोनॉमिक में कितनी बड़ी है। एंड इंडिया द जिसे हम कह सकते हैं मेमोर टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल मिनिस्ट्री रखी हुई है क्योंकि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, क्योंकि वैरायटी होती है बहुत ज़्यादा, हर सेक्टर के अंदर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन territories and collect information related to total value of goods and service and their prices and then estimates the GDP। जीडीपी निकालने के लिए जो सेंट्रल मिनिस्टर ने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं और स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरी में, तो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं भाई कितना वैल्यू है गुड्स की और सर्विस की फाइनल की, और उसके हिसाब से वो निकालते हैं। तो दैट मीन्स स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे कंपेयर करते हैं कि तीनों सेक्टर में किसने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा है या प्रोडक्शन या सर्विस सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करी है, और उनका कंट्रीब्यूट कितना है किसी भी कंट्री, हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में, और कैसे पता चलता है। हम कैलकुलेट करते भी हैं तो जीडीपी कैसे निकालते हैं, और फाइनल गुड ही हम क्यों यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट क्यों नहीं यूज़ करते। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड हमने इस टॉपिक को पढ़ा है, और इसको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर करिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।